बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पाकिस्तानी मुजाहिद जो ख़ुद को जहाद कश्मीर में शामिल कर चुका हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। और हमारी वीडियोस पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान, पाक आर्मी और ISI जिंदाबाद का नारा लगाना न भूलें। शेर सिंह ने कहा, बादशाह हो, अपनी अमानत को संभालो, हम जाते हैं। खालसा जी को हमारी तरफ से सत श्री अकाल बोलकर कहना कि हमने उनकी आज्ञा का पालन कर दिया है। वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतह। शेर सिंह जीप में बैठ गया और जीप तेजी से आगे को निकल गई। हम कमांडो सुल्तान को लेकर मकान के अंदर आ गए। मट्टू सिंह ने कमांडो सुल्तान को कमरे की रोशनी में देखकर कहा, भाई जी बेफिक्र होकर सो जाओ, समझ लो कि तुम खालसा बब्बा सिंह जी के ठिकाने पर पहुंच गए हो। अगर कुछ खाना पीना हो तो मुझे हुक्म करो, हर चीज़ तैयार कर दूंगा। मैंने सुल्तान से पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं थक गया हूँ, मैं अब सोना चाहता हूँ। कमरे में बांस की 2 चारपाइयाँ बिछी हुई थीं। छत का पंखा चल रहा था क्योंकि कलकत्ते में सर्दियों में भी मौसम सर्द नहीं होता। हम अपनी अपनी चारपाइयों पर पतली चादरें ओढ़ कर लेट गए। मट्टू सिंह कमरे की बत्ती बुझाकर चला गया। मैंने सुल्तान से मज़ीद गुफ्तगू ना की। मैं चाहता था कि जितनी रात बाकी रह गई है वो कम अज़ कम उतनी देर तक ज़रूर सोया रहे। मैं भी थक गया था और मुझे भी नींद आ गई। मेरी आंख खुली तो कमरे की खिड़की में से अंदर दिन की रोशनी आ रही थी। मैंने कमांडो सुल्तान की चारपाई की तरफ देखा, वो गहरी नींद सो रहा था। मैंने आहिस्ता से उठकर दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। मट्टू सिंह छोटे से सैन में चूल्हे के पास बैठा चाय पी रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उसे बताया कि कमांडो सुल्तान सो रहा है। तो उसने कहा, उसे आराम करने दो, भारतीय पुलिस ने पता नहीं उसके साथ कैसा कैसा जुल्म किया होगा। मैंने देखा कि धूप काफ़ी निकल आई थी। मालूम हुआ कि दिन के 11 बजने वाले हैं। कमांडो सुल्तान 1 बजे उठा। उसके चेहरे का रंग सांवला पड़ गया था और आंखों के गिर्द हल्के भी पड़े हुए थे। उससे ये पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि ऐसा क्यों हुआ था। मैंने उसे कहा कि वो उठकर गुसल करे और फिर कुछ खा पी ले। सुल्तान उठकर मेरे साथ गुसल खाने की तरफ चल पड़ा। मैंने उसे गुसल खाना दिखाया और कहा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ दे देना। मट्टू सिंह खाना वगैरह तैयार करवा रहा था। बूढ़ी मदरासा नुकरानी उसकी मदद कर रही थी। मट्टू सिंह ने मुझे सुल्तान के लिए नई कमीज और धुली हुई पुरानी पतलून निकाल कर दी और कहा, मेरा ख्याल है ये पतलून उसे पूरी आ जाएगी। कमांडो सुल्तान नहा धोकर बाहर आया तो पहले से ज़रा बेहतर लग रहा था। उसने नई कमीज और पतलून पहन ली। हमने मिलकर खाना खाया। इसके बाद कमांडो सुल्तान मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, हमारा इस जगह ज़्यादा देर तक ठहरना मुनासिब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आज रात को ही हम दिल्ली की तरफ चल दें। मैंने कहा, शेर सिंह आता है तो मैं उससे बात करता हूँ। मालूम नहीं उसने हमारे निकलने का क्या प्रोग्राम बनाया हुआ है। इसके बाद कमांडो सुल्तान कमरे में आराम करने के लिए चला गया। दोपहर तक सोया रहा। उसके लिए आराम करना बहुत ज़रूरी था। दोपहर को शेर सिंह भी आ गया। मैंने उससे बात की तो वो कहने लगा, तुम्हारे आदमी के फरार के बाद कलकत्ता की पुलिस के साथ मिलिट्री पुलिस भी अलर्ट हो गई है। मैंने कहा, आप लोगों ने भी तो पूरा किला फतह किया है, आग और रॉकेट फायरिंग, कोई मरा तो नहीं? शेर सिंह कहने लगा, फिर हम तो इसी तरह का एक्शन करते हैं। अपने आदमी को निकालना है तो पूरा मोर्चा ही उड़ा दो, मरा कोई नहीं। हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि कोई बेगुनाह हमारी फायरिंग से हलाक ना हो। मैंने उससे पूछा कि हमारा खालसा बब्बा सिंह जी के ठिकाने पर जल्दी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो वो बोला, उसका भी बंदोबस्त हमने कर लिया है। मैं यही कहने यहाँ आया हूँ। ऐसा है कि हमारे एक अपने ठेकेदार का ट्रकों के पुराने टायरों की खेप लेकर जलंधर जा रहा है। तुम लोग उस ट्रक में छुपकर दिल्ली जाओगे। तरकीब बड़ी अच्छी थी मगर इसमें चेकिंग का खतरा था। जब मैंने शेर सिंह के आगे इस खतरे का इजहार किया तो वो कहने लगा, ठीक है, हम शमशेर सिंह ठेकेदार के ट्रक में छुपकर ही जाएंगे। शेर सिंह बोला, तो फिर तैयारी शुरू कर लो। ट्रक सियालदा के अड्डे से रात के 10 बजे रवाना होगा। मैं तुम्हें 9 बजे आकर यहाँ से ले जाऊँगा। बात तय हो गई। शेर सिंह चला गया। कमांडो सुल्तान सोकर उठा तो मैंने उसे सारी प्लानिंग बता दी। उसने कहा, हमारे पास छोटा मोटा असलहा ज़रूर होना चाहिए, कम अज़ कम एक पिस्तौल तो ज़रूर रखना चाहिए। मैंने कहा, शेर सिंह से बात करूँगा, वो इसका इंतज़ाम कर देगा। मट्टू सिंह नाम के जो सरदार जी मेरे साथ कलकत्ते से आए थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या वो भी हमारे साथ ट्रक में वापस दिल्ली जाएंगे। तो वो कहने लगे, मैं रेलगाड़ी से जाऊँगा, तुम लोग ट्रक में जाओगे, मुझे छुप कर जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। रात के 10 बजे शेर सिंह आ गया। मैंने उससे असलहे की बात की तो उसने अपनी सदरी में से एक पिस्तौल निकाल कर मुझे दिया और वो कहने लगा, अपना शमशेर सिंह बड़ा पुराना ठेकेदार है। उसके 6-7 ट्रक जलंधर से कलकत्ते के दरमियान चलते हैं। चुंगी वाले और पुलिस वाले उसे जानते हैं। वो उन लोगों को खिलाता पिलाता रहता है। मुझे यकीन है कि तुम लोग शमशेर सिंह के ट्रक में महफूज रहोगे। दूसरा कोई काबिल एतबार रास्ता मुझे नज़र नहीं आता। मैंने कहा,
हम तो तुम्हारी हिदायत के मुताबिक ही अमल करेंगे। अगर तुम समझते हो कि शमशेर सिंह अपनी जिम्मेदारी में हमें दिल्ली तक पहुंचा देगा तो ये बड़ी अच्छी बात है। हम तैयार हैं। शेर सिंह बोला, पूरी जिम्मेदारी तो कोई भी नहीं ले सकता। कोई इतना बड़ा दावा नहीं कर सकता क्योंकि कमांडो सुल्तान उनके नज़दीक एक ख़तरनाक पाकिस्तानी जासूस है और पुलिस की पूरी बैरकों को तबाह करके फ़रार हुआ है। इसके अलावा मिलिट्री पुलिस भी उसकी तलाश के लिए मैदान में आ गई है। खतरा तो कदम कदम पर होगा, लेकिन खतरा कहाँ नहीं है। ये खतरा तो तुम्हें मोल लेना ही पड़ेगा। बाकी तुम खुद सोच लो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। अगर तुम समझते हो कि तुम लोग ट्रेन के सफ़र में ज़्यादा महफूज रहोगे तो ट्रेन पकड़ लो। मैंने कहा, नहीं नहीं शेर सिंह जी, ऐसी बात नहीं है। जो कुछ तुमने कहा है हम इसकी अहमियत को अच्छी तरह से जानते हैं। ये 12 बोर का है और भरा हुआ है। ध्यान से रखना, दिल्ली जाकर खालसा जी को दे देना। 3-4 दिनों से मैंने भी शेव नहीं की थी। कमांडो सुल्तान की भी दाढ़ी बड़ी हुई थी। शेर सिंह ने कहा, शेव वगैरह न करना, यही हुलिया ठीक रहेगा। मैंने अपनी गर्म जैकेट साथ ले ली थी क्योंकि बंगाल से निकलने के बाद सर्दी शुरू होने वाली थी। कमांडो सुल्तान को शेर सिंह ने एक खेस दे दिया जो उसने अपने कंधे पर डाल लिया था। शेर सिंह जीप लेकर आया था और वो कहने लगा, पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है मगर मैं तुम्हें महफूज इलाके से लेकर जाऊंगा। वो मुझे और कमांडो सुल्तान को किसी महफूज इलाके से लेकर ही गया क्योंकि रास्ते में किसी जगह पुलिस ने हमारी जीप को रोककर चेकिंग नहीं की थी। हम दोनों जीप के अंदर बैठे थे और तरपाल का पर्दा गिरा दिया था। जीप कलकत्ते की सड़कों पर काफ़ी देर तक चलने के बाद एक जगह घूमकर रुक गई। शेर सिंह उतरकर हमारे पास आया, तरपाल उठाकर बोला, जब तक मैं ना आऊँ तुम दोनों बाहर ना निकलना। वो चला गया और कमांडो सुल्तान कहने लगा, मेरा ख्याल है कि हम पुलिस से बचकर दिल्ली पहुंच जाएंगे और अगर रास्ते में कहीं नाकाबंदी लगी हुई होगी तो तुम फायर बिल्कुल ना करना, मैं खुद देख लूँगा। काफ़ी देर बाद शेर सिंह वापस आकर जीप में हमारे पास बैठ गया और कहने लगा, सारा इंतज़ाम हो गया है। अव्वल तो पुलिस गुड्स ट्रकों की इतनी चेकिंग नहीं करती। अगर कहीं हुई भी तो तुम लोग हरगिज़ अपने छुपे हुए ठिकाने से बाहर मत निकलना। शमशेर सिंह खुद ही सब कुछ संभाल लेगा। सब पुलिस वाले उसे जानते हैं। उसने अपनी सदरी की जेब में से 100 के 2 करेंसी नोट निकाल कर मुझे दिए और बोला, ये अपने पास रख लो, रास्ते में कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने रुपए अपनी पतलून की जेब में रख लिए। कमांडो सुल्तान ने भी खेस हाथों में पकड़ रखा था। शेर सिंह हमें बैठे रहने का इशारा करके नीचे उतरा, दाएं बाएं एक नज़र डाली, फिर हमें बाहर निकलने का इशारा किया। ये गुड्स ट्रांसपोर्ट का अड्डा था। दूसरी जानिब से 2-3 आदमियों की और एक ट्रक के इंजन के चलने की आवाज़ आ रही थी। हम जहाँ उतरे वहाँ लोहे की ऊंची छत थी। फर्श गीला था। एक तरफ 2 खाली ट्रक खड़े थे। हम उन ट्रकों के दरमियान से गुजरकर अकब में आ गए। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रक खड़ा था जिस पर बड़े भारी भरकम पुराने टायर लदे हुए थे। ट्रक ऊपर तक भरा हुआ था। हमें देखकर एक सरदार जी ड्राइवर सीट वाली खिड़की खोलकर नीचे उतर आए। शेर सिंह ने हमारा उससे तारुफ कराया। उसका नाम राम सिंह था। वो ट्रक का ड्राइवर था और वही ट्रक लेकर दिल्ली जा रहा था। एक नौजवान लड़का भी आ गया। उसका नाम हरि सिंह था। वो ट्रक का क्लीनर था और वो भी ट्रक के साथ जा रहा था। उन लोगों से हमारा तारुफ ज़रूरी था। ड्राइवर राम सिंह ने क्लीनर हरि सिंह को इशारा किया। वो ट्रक की दूसरी तरफ चला गया। ड्राइवर ने ट्रक की लकड़ी की दीवार का एक जगह से तख्ता बाहर निकाल लिया। अंदर 2 आदमियों के बैठने की बड़ी मुख्तसर सी मगर कदरे आरामदेह जगह बनी हुई थी। उसने कहा, यहाँ आप टायरों के अंदर टांगे डालकर लेट भी सकते हैं। उसने हमें एक रस्सी दिखाई जो अंदर एक तरफ एक सुराख में से बाहर निकली हुई थी। उस रस्सी के आगे लोहे की छोटी सलाख बंधी हुई थी। ड्राइवर राम सिंह ने बताया, यहाँ कहीं कोई इमरजेंसी वाली बात होगी, मैं इस रस्सी को जिसका एक सिरा ड्राइविंग सीट पर डैशबोर्ड के अंदर बंधा हुआ है थोड़े थोड़े झटके दूंगा। लोहे की ये सलाख ऊपर नीचे होकर लकड़ी की दीवार से टकराएगी। तुम होशियार होकर बैठ जाना। अगर तुम्हें किसी जगह ट्रक रुकवाने की फौरी ज़रूरत पड़ जाए तो तुम अपनी तरफ वाली रस्सी को आहिस्ता से 2-3 झटके देना। मुझे पता चल जाएगा और मैं ट्रक रोक लूँगा। इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। ट्रक जहाँ रुके वहाँ तुम्हें हरगिज़ कोई बातचीत नहीं करनी होगी। बिल्कुल खामोश रहना होगा। हो सकता है रास्ते में पुलिस चेकिंग के लिए ट्रक के पीछे और साइड पर आए। घबराना बिल्कुल नहीं। इस रोड की सारी पुलिस मुझे और हमारे सरदार शमशेर सिंह जी को जानती है। सरदार जी ने तो उन लोगों का महीना लगा रखा है। शेर सिंह ने ड्राइवर की बात आगे बढ़ाते हुए कहा, राम सिंह ने जिस तरह कहा है तुम इसी तरह करना। ड्राइवर बोला, तुम्हें चाय पानी वगैरह मिलता रहेगा, उसकी तुम फिक्र ना करना। हम 11 बजे रात को कलकत्ते से रवाना होंगे और वाहे गुरु की कृपा से कल की रात छोड़कर परसों दिल्ली पहुंच जाएंगे। शेर सिंह ने ड्राइवर से कहा, दिल्ली जहां मैंने तुम्हें कहा है वहां इन्हें उतार देना। ड्राइवर राम सिंह ने कहा, महाराज बेफिक्र रहें, ये आपकी अमानतें हैं, हमारे खालसा जी की अमानतें हैं। हम इन्हें जिंदा सलामत अपनी जगह पर पहुंचा देंगे। आओ जी, अब अंदर जाकर चाहे बैठ जाओ चाहे लेट जाओ। मैं और कमांडो सुल्तान एक दूसरे के आगे पीछे ट्रक के पहलू के शिगाफ में से अंदर घुसकर बैठ गए। फर्श पर दरी तय करके बिछा दी गई थी। बड़े बड़े टायरों के नीचे ये जगह इस तरीके से बनाई गई थी कि हम खड़े तो नहीं हो सकते थे, मगर बैठते हुए सर ऊपर वाले टायरों से ज़रा सा ही नीचे रहता था। हमने टांगे सीधी की तो हमारी टांगे टायरों के दरमियान पूरी तरह से फैल गईं।
ड्राइवर राम सिंह झुककर हमें देख रहा था और कहने लगा, मैं तख्ता लगाने लगा हूँ, तुम ऐसा करना कि ये जो एक टायर उस तरफ मैंने खिसका दिया था उसे तख्ते के आगे कर देना। अच्छा अब आराम करो, रास्ते में कोई इमरजेंसी पैदा ना हुई तो सुबह नाश्ते के वक्त मुलाकात होगी। वो पीछे हट गया। अब शेर सिंह ने मुंह अंदर डालकर कहा, खालसा जी के पांव पकड़कर हमारा सत श्री अकाल बोलना, घबराने की ज़रूरत नहीं। अच्छा रब रखा। वो भी पीछे हट गया। ट्रक की दीवार का तख्ता लगा दिया गया। अंदर पहले तो खूब अंधेरा छा गया, फिर शेड में लगी बल्ब की हल्की हल्की रोशनी टायरों के बीच में से गुजर कर आने लगी, मगर ये रोशनी इतनी मध्यम थी कि हम एक दूसरे की सूरत अच्छी तरह से नहीं देख सकते थे। एक दूसरी तकलीफ जिसका फौरी तौर पर एहसास हुआ वो ये थी कि ट्रक में रबड़ के टायरों की मखसूस किस्म की बू इतनी ज़्यादा फैली हुई थी कि शुरू में मुझे तो अपना दम घुटता महसूस हुआ। कमांडो सुल्तान भी लंबे लंबे सांस लेने लगा। उसने कहा, लंबे लंबे सांस लो, थोड़ी देर बाद हम इस घुटन के आदी हो जाएंगे। मैंने 2-4 लंबे सांस लिए तो कदरे सुकून महसूस हुआ। ट्रक का इंजन ज़बरदस्त गड़गड़ाहट के साथ स्टार्ट हो गया। इसके बाद ट्रक आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। 10-15 मिनट उसने अड्डे में से निकलते हुए लगा दिए। आखिर वो एक सड़क पर आकर सीधा हुआ और ज़रा तेज़ हो गया। अड्डे से बाहर निकलने और रफ्तार थोड़ी तेज़ होने से हवा अंदर आने लगी, जिसकी वजह से टायरों की बू और घुटन ख़त्म होना शुरू हो गई। ट्रक के इंजन और टायरों के चलने का शोर इतना था कि हम ज़्यादा देर तक एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। हमने टांगे सामने वाले टायरों के दरमियान सीधी की और लेट गए। जगह इतनी नहीं थी कि हम टांगे बिल्कुल सीधी कर सकते, फिर भी हम थोड़ा आराम कर सकते थे। ट्रक किसी बड़ी सड़क पर चढ़ गया था और एक ख़ास रफ्तार पर जा रहा था। कोई ट्रक सामने से आकर गुजरता तो बड़ा शोर पैदा होता। हम गुप्त अंधेरे में पड़े थे। ऊपर टायरों की छत हम पर झुकी हुई थी। किसी वक्त खतरा लगता था कि कहीं ये छत हमारे ऊपर न गिर पड़े, मगर टायरों को बड़े हिसाब और बड़ी मजबूती से बांध दिया गया था। खुदा जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई। सुल्तान पहले ही सो चुका था। न जाने हम कितनी देर तक सोते रहे थे कि ट्रक एक धचके से आहिस्ता होते होते रुक गया। हम जल्दी से उठकर बैठ गए। रोशनी की एक लहर सी हमारे ऊपर से होकर गुजर गई थी। बाहर से क्लीनर की आवाज़ आई, सामने वाले तालाब से पानी लाता हूँ उस्ताद जी। कमांडो सुल्तान ने धीमी आवाज़ में कहा, शायद इंजन गर्म हो गया है, क्लीनर पानी लेने जा रहा है। अंधेरे में हमारी नज़रें उस जगह जमी हुई थी जहाँ रस्सी के साथ लोहे की सलाख बंधी हुई थी। ड्राइवर राम सिंह ने कहा था कि अगर कोई ऐसी वैसी सूरत पैदा हो गई तो मैं रस्सी खींच दूंगा और ये सलाख टक टक करके बजने लगेगी। तुम होशियार होकर बैठना। लोहे की सलाख बिल्कुल साकित थी। ट्रक 15-20 मिनट तक खड़ा रहा। इस दौरान ड्राइवर ने बाहर से हमारे करीब आकर हमें ये कहने की भी ज़रूरत महसूस न की कि कोई बात नहीं है, सब ठीक है, ज़रा इंजन गर्म हो गया है। इसके बाद ट्रक चल पड़ा तो हमने खुदा का शुक्र अदा किया। इसी तरह कभी सोते कभी जागते रात गुजर गई। दिन की सफ़ेदी टायरों के दरमियान से गुजर कर हम तक भी थोड़ी थोड़ी पहुँच गई। अब हम एक दूसरे की सूरतें बड़ी अच्छी तरह से देख सकते थे। ट्रक बराबर चला जा रहा था। आखिर एक जगह ट्रक की रफ्तार धीमी होने लगी और वो सड़क से उतरकर एक जगह रुक गया। ड्राइवर राम सिंह की आवाज़ आई। वो क्लीनर से कह रहा था कि उतरकर टायरों के पीछे पत्थर लगा दे। इसके बाद चंद सेकंड के बाद बाहर से किसी ने ट्रक की दीवार पर आहिस्ता से ठक ठक की। ये ड्राइवर राम सिंह ही था और वो कहने लगा, मौका देखाऊं, मैं अभी आता हूँ। वो चला गया। सुल्तान ने खेस ऊपर करते हुए कहा, सर्दी महसूस होने लगी है। मालूम होता है कि हम बंगाल से निकलकर सुबह बिहार में दाखिल हो चुके हैं। उनकी मुझे भी महसूस होने लगी थी, लेकिन मेरी कमीज़ मोटी थी। वैसे भी सर्दी अभी चमड़े की जैकेट वाली नहीं थी। मैंने कहा, लगता है हमें यहाँ चाय वगैरह मिल जाएगी। कुछ देर के बाद ड्राइवर दोबारा ट्रक के करीब आया। उसने दीवार पर 2-3 बार ठक ठक करके कहा, सब ठीक है। फिर उसने दीवार का छोटा तख्ता एक तरफ को खींच दिया। तख्ते के अलग होते ही दिन की रोशनी और ताज़ा हवा अंदर आने लगी। ड्राइवर राम सिंह ने कहा, बाहर आ जाओ। हम बाहर आ गए। कमर सीधी की तो बड़ा सुकून महसूस हुआ। ट्रक एक जगह दरख्तों के नीचे खड़ा था। हमारे सामने एक खुश्क बंजर छोटा सा टीला था। उधर कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। खामोशी भी थी। आगे की जानिब से गाड़ियों के कभी कभी गुजर जाने की आवाज़ आ जाती थी। ड्राइवर राम सिंह कहने लगा, मैंने ट्रक छोटी सड़क पर लाकर खड़ा किया है। ये जो सामने वाला टीला है उसके पीछे एक तालाब है। वहाँ जाकर तुम हाथ मुंह धो लो, देर ना लगाना। मैं इसी जगह ट्रक में बैठा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। हम जल्दी से टीले की जानिब चल पड़े। वहाँ एक छोटा सा तालाब था जिसमें उतरने के लिए ईंटों की पुरानी सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। तालाब पर भी कोई नहीं था। हमने यहाँ बारी बारी मुँह हाथ धोया और वापस आ गए। ड्राइवर राम सिंह ट्रक से उतरकर उसके पीछे दरख्तों के पास घास पर बैठा हुआ था। हमें इशारे से अपने पास बुलाया और कहने लगा, हरी सिंह चाय पानी लेने गया है। रात को ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं हुई? नींद तो बिल्कुल नहीं आई होगी। मैंने कहा, सरदार जी, हम इस किस्म की तकलीफ़ों के आदी हैं। ये तो आपकी मेहरबानी है कि आप हमारे लिए इतनी तकलीफ़ उठा रहे हैं। राम सिंह ड्राइवर बोला, भाई जी, हम तो बब्बर खालसा दल के शहीदी दस्ते के सेवादार हैं। आपकी सेवा करना तो हमारा दीन धर्म है। क्लीनर गरम कचौरियाँ और चाय ले आया। हमने वहीं बैठकर नाश्ता किया। मैंने पूछा कि हम कलकत्ते से कितनी दूर निकल आए हैं, तो राम सिंह ने कहा, हम आसनोल को काफ़ी पीछे छोड़ आए हैं। यूँ समझ लें कि हम बहार प्रांत में दाखिल हो चुके हैं।
अब हम दोपहर का खाना गया के शहर में पहुंचकर ही खाएंगे। फिक्र न करें, आगे रास्ता साफ होगा। अगर चेकिंग हुई भी तो मैं उसे संभाल लूंगा। आप बेफिक्र होकर पड़े रहें। नाश्ता करने के बाद हम ट्रक के अंदर घुसकर बैठ गए। दीवार का तख्ता जोड़ दिया गया और ट्रक बिहार के मशहूर शहर गया की तरफ चल पड़ा। गया का शहर वो मुकाम है जहाँ गौतम बुद्ध के पैरोकारों के मुताबिक वहाँ एक दरख्त के नीचे गौतम बुद्ध को निर्वाण हासिल हुआ था। हिंदुस्तान में तो ब्राह्मणों ने बुद्ध मत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया हुआ है, लेकिन इस मकाम की ज़ियारत करने चीन, जापान, इंडोनेशिया और बर्मा वगैरह से हर साल काफ़ी यात्री आते रहते हैं। ट्रक अपनी खास रफ्तार पर चला जा रहा था। 1 घंटे की मुसाफा तय करने के बाद ट्रक थोड़ी देर के लिए किसी जगह पर रुका। शायद तेल पानी चेक किया गया। इसके बाद फिर रवाना हो गया। दोपहर के बाद हमें बाहर से ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो गईं कि जैसे ट्रक किसी बड़े शहर के मुज़ाफ़ात में दाखिल हो रहा है। सुल्तान ने कहा, शायद हम गया शहर में आ गए हैं। ट्रक की रफ्तार पहले से कम हो गई थी। सड़क पर से दूसरी गाड़ियों के गुजरने की आवाज़ भी आ रही थी। अचानक रस्सी के साथ बंधी हुई लोहे की सलाख लकड़ी की दीवार के साथ टकरा कर बजने लगी। ये ड्राइवर राम सिंह की तरफ से इशारा था कि चौकस होकर बैठ जाओ, आगे कोई चेक पोस्ट आ रही थी। सुल्तान और मैं टायरों के दरमियान सीधे होकर बैठ गए। अब हमें एक दूसरे से सरगोशी में भी बात नहीं करनी थी। ट्रक आहिस्ता होते होते रुक गया। बाहर से आदमियों के बातें करने की आवाज़ें आने लगीं। ये आवाज़ें ट्रक के करीब आ गईं। फिर जैसे किसी ने ट्रक की दीवार को 2-3 बार डंडे से ठोंक बजाकर देखा। राम सिंह ड्राइवर की आवाज़ आई, मेहता जी, आप तो जानते हैं कि सरदार शमशेर सिंह के ट्रकों में कभी कोई नाजायज़ शय नहीं लाई गई। किसी ने उसके जवाब में कहा, हम जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। ये बताओ कि मामला लाए हो। राम सिंह ड्राइवर ने कहा, वो तो हमने पहले ही निकाल कर रखा हुआ है, ट्रक के पीछे आ जाए। उसके बाद खामोशी छा गई। इस दौरान ड्राइवर पुलिस ऑफिसर को ट्रक के पीछे ले जाकर उसे कुछ रुपए दे रहा था। उसी पुलिस ऑफिसर की आवाज़ आई, ठीक है राम सिंह, ट्रक को आगे निकालो, पीछे और गाड़ियाँ आ रही हैं। ड्राइवर ने ट्रक स्टार्ट किया और उसे बाएं जानिब से घुमाकर दोबारा सड़क पर ले आया। सड़क पर कुछ दूर तक ट्रक धीमी रफ्तार से चलता रहा। इसके बाद उसकी रफ्तार तेज़ हो गई। कमांडो सुल्तान ने कहा, पुलिस की एक चेक पोस्ट खरीयत से गुजर गई है। मैंने कहा, ये लोग सारे रूट की पुलिस को भत्ता देते हैं, इस वजह से गाड़ियों की पूरी चेकिंग नहीं होती। रात के वक्त हमारा ट्रक किसी बड़े शहर में पहुंचकर रुक गया। राम सिंह ड्राइवर उतर कर नीचे आया। उसने तख्ता उतार दिया और कहने लगा, हम लखनऊ पहुंच गए हैं, बेशक अब बाहर आ जाओ। उसने ट्रक एक महफूज जगह पर ठहराया था। हम उतर कर टहलने लगे। यहाँ हमने ट्रक की ओट में बैठकर खाना वगैरह खाया और एक बार फिर हमारा खुफिया सफ़र शुरू हो गया। इसी तरह सफ़र करते करते हम बरेली और मुरादाबाद से होते हुए दिल्ली शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में दाखिल हो गए। उस वक्त दिन गुरूब हो चुका था और शाम का अंधेरा छा रहा था। दिल्ली में काफ़ी सर्दी थी। कमांडो सुल्तान ने खेस अपने जिस्म के गिर्द लपेट लिया था। मैंने भी अपने चमड़े की जैकेट पहन ली थी। ड्राइवर राम सिंह ने दिल्ली शहर के एक गैर आबाद इलाके में ट्रक रोक दिया। हम टायरों की खुफिया कमीगाह से बाहर निकल आए। राम सिंह ने कहा कि अगर हमें किसी दूसरी जगह जाना है तो वो हमें वहीं उतार देगा। मैंने उससे पूछा कि ये दिल्ली का कौन सा इलाका है। उसने इलाके का नाम बताया तो वो बब्बर सिंह के खुफिया ठिकाने से ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने कहा, नहीं राम सिंह जी, आगे जाने की ज़रूरत नहीं, हम ठीक जगह पर उतरे हैं। राम सिंह ने हमसे बारी बारी हाथ मिलाया और ट्रक लेकर चल पड़ा। वहाँ से हम पैदल चलकर बब्बर सिंह खालसा के खुफिया ठिकाने पर पहुँच गए। बब्बर सिंह कमांडो सुल्तान को देखकर बेहद खुश हुआ। उससे गले लगकर मिला और कहने लगा, तुमने तो हमें परेशान कर दिया था। इतना वक्त गुजर गया था कि हम तो मायूस ही हो गए थे। कमांडो सुल्तान ने कहा, इस दफ़ा पुलिस ने बड़ा सख्त हाथ डाला था। अगर आप लोग कोशिश न करते तो मैं काले पानी पहुंचा दिया गया था और फिर वहां से मेरा वापस आना बहुत मुश्किल था। मालूम हुआ कि हरनाम सिंह भी पहुंच गया है और किसी काम से शहर के सबसे बड़े गुरुद्वारे में गया हुआ है। उस रात हमने अपने अगले सबसे अहम और ख़तरनाक मिशन के बारे में कमांडो सुल्तान से कोई बात ना की और खाना खाकर सो गए। अगले रोज़ नाश्ते के बाद बब्बर सिंह खालसा ने कमांडो सुल्तान को भारत सरकार के कश्मीरी मुजाहिदों के खिलाफ शुरू किए जाने वाले ज़बरदस्त और हलाकत खेज मंसूबे से पूरी तफसील के साथ आगाह कर दिया। सुल्तान बड़ी तवज्जो से सुनता रहा। जब खालसा जी ने बात ख़त्म की तो सुल्तान ने सवाल किया, क्या वो ब्लू प्रिंट इस वक्त आपके पास ही है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। बब्बर सिंह खालसा ने लकड़ी की पेटी में से ब्लू प्रिंट निकालकर उसे खोला और कमांडो सुल्तान के सामने रख दिया। लैंप की रोशनी में सुल्तान बड़े गौर से ब्लू प्रिंट को देखता और उसका जायज़ा लेता रहा और फिर कहने लगा, इससे ये कहीं भी ज़ाहिर नहीं हो रहा कि ये प्रोजेक्ट वादी कश्मीर में जिस जगह लगाया जा रहा है उसका हदूद अरबा क्या है। मैंने कहा, यह हमें इंद्रानी की ज़ुबानी बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। इस काम के लिए मैंने उसकी ड्यूटी लगा दी है, लेकिन इतना ज़रूर ये ब्लू प्रिंट बता रहा है कि ये जगह श्रीनगर के शुमाल मगरिब में एक पहाड़ी वादी में वाक़या है। कमांडो सुल्तान ने नफ़े में सर हिलाकर कहा, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, हमें इसकी बिल्कुल सही पोजीशन का इल्म होना चाहिए और ये भी मालूम होना चाहिए कि इन पहाड़ियों की तरफ कौन कौन से रास्ते जाते हैं। मैंने कहा, इंद्रानी ये सब कुछ कल तक मालूम कर लेगी। मुझे यकीन है वो मुझे मायूस नहीं करेगी। उसे मुझसे ये लालच भी है कि मैं न सिर्फ ये कि उसकी कारकर्दगी की आला रिपोर्ट लिखूंगा बल्कि इस प्रोजेक्ट पर जाने वाली भारतीय कमांडो फोर्स की पार्टी में लैलावती की जगह उसके शामिल होने की सिफारिश भी करूंगा।
सुल्तान कहने लगा, ज़ाहिर है तुम्हारा उसकी सिफारिश करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हो सकता है कि रा की एडमिनिस्ट्रेशन लैलावती की जगह उसे ना ले जाए। क्या ऐसी सूरत में इंद्रानी तुम्हारे लिए ये मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगी? मैंने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि वो ऐसी सूरत में भी मेरा काम पूरी जिम्मेदारी और तवज्जो से सारी अंजाम देगी, इसलिए कि मैंने उसे ये यकीन दिलाया हुआ है कि उसकी प्रमोशन और तरक्की का इन्हिसार मेरी खुफिया रिपोर्टों पर है। दूसरी अहम बात यह है कि वो मुझसे मोहब्बत भी करती है। कमांडो सुल्तान का चेहरा बड़ा संजीदा था। पहले तो वो खामोश बैठा रहा और फिर बोला, इस ब्लूप्रिंट के बाद खुफिया इशारे बता रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट बड़ी जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। इस लिहाज से हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। बब्बा सिंह जी ने मुझसे पूछा, क्यों सिकंदर अली? हमारे ख्याल में इन खुफिया मालूमात को हासिल करने के लिए इंद्रानी कितना वक्त लगाएगी? मैंने कहा, मुझे कम से कम कल के दिन की मोहलत दे दें। मैं कल शाम को इंद्रानी से रब्ता पैदा करके सूरत हाल मालूम करूँगा।